लेकिन आपको अगर आपको इस मूवी की कोई कहानी पता नहीं है और आप जस्ट सुन रहे हैं तब भी आपको अच्छा लगता है। लेकिन फिर जब आप उसको इस किरदार के नज़रिए से देखते हैं, उस सिचुएशन के नज़रिए से देखते हैं, इस पूरी फ़िल्म के नज़रिए से देखते हैं और उसका जो एक ग्राफ है इस कैरेक्टर का, उसके नज़रिए से देखते हैं, तो गाना और खिल के आता है और बहुत ही सुंदर लिखा है, बहुत सुंदर लिखा है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ द पश्चिम लिटकास्ट। सुनैना, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मनीष, थैंक यू। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस एपिसोड। बिल्कुल, मैं भी। तो दोस्तों, आज जिस गीतकार की हम बात करने जा रहे हैं, मेरे ख्याल से वो एक ट्रू सेंस में गीतकार हैं। और क्योंकि गीतकारी क्या है या कलमकारी एक गॉड गिफ्ट तो है ही, लेकिन साथ में वो एक क्राफ्ट भी है, वो एक कला भी है जो सीखी जा सकती है। और इन्होंने इतना कुछ अपना नाम बनाया है इस क्षेत्र में कि अगर मैं ये कहूँ कि ये गीतकारी की एक मास्टर क्लास कर सकते हैं तो इसमें मेरे ख्याल से किसी को आपत्ति नहीं होगी मेरे इस स्टेटमेंट से। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं महान गीतकार आज के ज़माने के, जो हर एक, चाहे वो जवां दिल की धड़कन हो या जो उम्र दराज लोग हैं हमारे जैसे, उनकी धड़कनें हों, उनकी धड़कनों तक वो पहुंचते हैं, उनके गीत वहां तक पहुंचते हैं और बहुत ही पॉपुलर हैं वो यंगस्टर्स में भी। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे इस एपिसोड में अमिताभ भट्टाचार्य साहब की। देखो, नाम अमिताभ है तो हम ये कहेंगे कि जहाँ वो खड़े रहते हैं लाइन वहीं से शुरू वहीं से होती शुरू है होती है, बिल्कुल। ना? तो अभी तुमने कहा कि जो गीतकारी है ये एक अलग क्राफ्ट है। जैसे कविता भी एक क्राफ्ट है, गीतकारी का अलग क्राफ्ट है। उसमें एक एडिशनल एलिमेंट ये आता है कि आपको उसको संगीत के साथ जोड़ना है ना? तो अ, कई गीतकारों से हम बात करते हैं तो वो यही कहते हैं कि इसमें स्पेशली जो इंडिया में है कि मोस्टली ट्यून पे लिखे हुए गाने हैं तो वो और ही कठिनाई होती है क्योंकि अब आपको उस हिसाब से शब्द बिठाना है। तो इस तरह की कलाकारी और इस तरह की क्राफ्ट्समैनशिप में अमिताभ भट्टाचार्य का नाम बहुत ऊंचा है और आज की जनरेशन में काफ़ी, और मैं मतलब आई वोंट बी एग्जैजरेटिंग इफ आई से, लाइक नो 40-50% गाने जो बहुत पॉपुलर हैं वो उनके लिखे हुए हैं। इसमें और भी कई नाम हैं, लेकिन आज हम अमिताभ की बात कर रहे हैं। अम, एक्चुअली क्या है ना, हर पुरानी जनरेशन को यही लगता है, उनकी शिकायत रहती है कि आजकल अच्छे गाने लिखे नहीं जाते। नो, गाने तो बस हमारे वक़्त है ना। अभी तुमने कहा कि उम्र-दराज़ मैंने उम्र-दराज़ लोगों में हमें गिना है तुमने, तो हम भी यही कहते हैं कि भई हाँ, वो समय था जब अच्छे गाने लिखे जाते थे। तो ये एक मिसकंसेप्शन है, जिसे दूर करना ज़रूरी है। अच्छा हुआ, क्योंकि क्या हुआ कि 80s में जब हम ताकी ताकी वाले अ, अदब और साहित्य के में डूबे लिरिक्स पढ़कर इंद्रदेव ने दरबार बिठाया, तत्काल सभा बिठाई और कहा कि भई अब मुझे लगता है कुछ हमारी जो रस्टिक फ्रेजेज़ हैं, मुहावरे हैं, ये गानों में से गायब तो नहीं हुए हैं। तो हुआ यूँ कि वो चक्रव्यूह को भेदने के लिए एक गीतकार को भेजा गया और उस योद्धा का नाम अमिताभ भट्टाचार्य है। और इसे मैं इसलिए ऐसे कहूँगी, उनको योद्धा कहूँगी क्योंकि बहुत दिनों बाद, बहुत डेकेड्स के बाद कुछ अच्छी-अच्छी फ्रेजेज़ हमें गानों में सुनाई दी, जैसे संदूकों में, सुराही में, मुहाजिर, या फिर इश्क की धूनी, या फिर चारपाई, इस तरह गेरुआ। के गाने। हाँ, गेरुआ, इस तरह की संदूक, संदूक गानों में आपने कहाँ सुना था? लेकिन है, और हम गाते भी हैं उस गाने को। तो इस तरह की फ्रेज़ेज़ जो कहीं न कहीं दूधों की मलाई, है ना? तो ये सब फ्रेज़ेज़ फिर से लौट आई और ये हमने अमिताभ भट्टाचार्य के बहुत ही पॉपुलर गानों में सुना और फिर इट क्रिएट्स अ फ्लेवर दैट यू कैन रिलेट टू, और वो फ्लेवर काफ़ी दिनों से मिसिंग था। तो ये क्रेडिट तो अमिताभ जी को ज़रूर जाता है। आज हम उनके कुछ गीतों की भी बात करेंगे। आपके डू यू रिमेंबर कि पहला आपने कौन-सा गाना सुना था अमिताभ का लिखा हुआ, जो आपको याद है कि हाँ, ये देन यू केम टू नो अबाउट हिज़ नेम? आई थिंक इट वाज अनजाना अनजानी। अच्छा।
प्रोबेबली 2009 या 2008 मैं न्यूजर्सी में था उस टाइम पे, और जब ये मूवी आई थी, अम, उसका एक गाना था जो शायद एक ही गाना अमिताभ ने लिखा था, तो मैंने उसको अच्छा, ढूँढा, गूगल किया कि कौन है इसका लिरिसिस्ट, और उसके बाद कट टू आई थिंक 2013 प्रोबेबली, और 12 आई डोंट नो, लेकिन वो गाना था अग्निपथ का, अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी-सी है ज़िंदगी। क्या बात! वो गाना तो ख़ैर, जैसे कहते हैं ना कि कुछ गाने इमॉर्टल हैं, जैसे हमारे 50s से लेके और 70s तक के गाने, ऑलमोस्ट हर डिकेड में हज़ारों गाने इमॉर्टल हैं, आप कोई भी गाना उठा लीजिए, क्योंकि अ, उस वक़्त जो जादू रचा जा रहा था, उसमें एक तो जादूगर थे हमारे साहिर साहब, फिर वहाँ पे मजरू सुल्तानपुरी थे, हसरत जयपुरी साहब थे, और भी मतलब गुलजार साहब थे, फिर उसके बाद थोड़ा लेट अर्ली 80s में फिर जावेद अख्तर साहब ने भी लिखना शुरू किया। तो उसी तरीके से, उसी लीग में मेरे ख्याल से अर्ली 2000, जो 2000 का डिकेड था, लेट समझ लो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 2000, और उसके बाद अभी तक के जो डेढ़ दशक जो बीता है, उसमें अमिताभ भट्टाचार्य मेरे ख्याल से जो सबसे आगे जो कतार बनी हुई है, उसमें सबसे आगे कुछ लोगों में अमिताभ भट्टाचार्य डेफिनेटली खड़े हुए हैं। तो यस। आपका सवाल जो था, तो लॉन्ग आंसर उसका ये नहीं, था नहीं, कि ठीक है। मुझ में आई कहीं थिंक अभी अभी मुझ में कहीं तो ऐसा गाना है ना जिस पे एक उस गाने पे एक एपिसोड हो सकता है। बिल्कुल। क्योंकि उस गाने में अजय अतुल का जो संगीत है, ओह! फिर सोनू जी ने जो गाया है, फिर इतने खूबसूरत लफ्ज़ हैं कि आप अब ये सोचिए कि अब अगर आपने ये सोचा कि ये लफ्ज़ बाद में आए हैं, संगीत पहले आया, है ना? तो इसको अ, सेपरेट एंटिटी को जोड़ के इतनी सुंदर इतना एक सुंदर गीत बना है, उसके इतना अच्छा शाहकार बना है कि इसे आज भी जो अ, ये जो गाने के प्रोग्राम्स होते हैं, कॉन्टेस्ट होते हैं, लोग उसको अटेम्प्ट करते ही हैं। और मुझे कई बार जब कोई कहता है कि वो शुरुआत जब होती है ना उसकी म्यूज़िक की, तो मुझे ना हमेशा ये गाना ऐसा है कि मुझे डर रहता है कि ये अ, थोड़ा सोच समझ के इस पे हाथ मतलब वो शेर के मुँह में हाथ डालने जैसी बात है इस गाने को गाना। और ये सोनू जी ने जो खुद मैंने उनका वीडियो देखा जिसमें उन्होंने पहली बार इसकी बात की थी इस गाने के बारे में कि he went one day to record it or rehearse it probably, and then he felt that he's not doing his 100%, and then later he came and whatever exercises or riyaz or whatever his procedure is to get into the song. लेकिन ये गाने की इतनी परतें हैं और इसको गाना आसान नहीं है। अगर गाना आसान नहीं है तो लिखना भी मुश्किल हो रहा होगा और पूरी कहानी आपको इस किरदार की बतानी है। गाने को सेपरेटली विदाउट दिस मूवी भी अच्छा गाना है ना? हुँ, हुँ। लेकिन आपको अगर आपको इस मूवी की कोई कहानी पता नहीं है और आप जस्ट सुन रहे हैं तब भी आपको अच्छा लगता है। लेकिन फिर जब आप उसको इस किरदार के नज़रिए से देखते हैं, उस सिचुएशन के नज़रिए से देखते हैं, इस पूरी फ़िल्म के नज़रिए से देखते हैं और उसका जो एक ग्राफ है इस कैरेक्टर का, उसके नज़रिए से देखते हैं, तो गाना और खिल के आता है और बहुत ही सुंदर लिखा है, बहुत सुंदर लिखा है। एक तो ये गाना है जो जिसकी, जैसा आपने बोला कि इतनी परतें हैं इस गाने की, कि एक परत खोलो, और अच्छा, एक तो ये हो गया कि गाना लेयर्ड है, उसकी परतें हैं, यस। लेकिन वो समझने में कितना आसान है। हुँ। और जो अमिताभ की हमें सबसे अच्छी बात ये लगती है कि उनका जो शब्दों का चयन करते हैं, जो इवन वो अगर उर्दू फारसी भी यूज़ करते हैं, वो ऐसे शब्दों का चयन करते हैं कि जो आसानी से, तो उसमें कई सारी, अब चूंकि आप तो लिरिसिस्ट हैं तो आप तो जानती हैं इस चीज़ को, कि उसका वज़न, उसका मीटर और उसके मानी, तीनों अ, फिट बैठने चाहिए, हुँ, और साथ ही साथ वो कानों में भी आसान लगे सुनने में। हुँ। उस तरीके से अगर वो ये गाना लिखते हैं तो ये वाक़ई मानने वाली बात है कि जैसा कि मैंने बोला कि आज के जो एक अच्छी, हालाँकि अब मैं इसको थोड़ा-सा अलग लेके जाता हूँ। मैंने कहीं सुना है कि वो बोलते हैं कि ही इज़ नॉट अ पोएट। हाँ, ये तो उन्होंने मुझे भी कहा बताया था मैंने जब उनसे बात की थी आई थिंक 1-2 साल पहले। तो उन्होंने मुझे वो
समझाया भी कि वो ऐसा क्यों मानते हैं कि वो कवि नहीं है, एंड आई विल रिस्पेक्ट दैट। हम उन्हें कवि मान सकते हैं, ऐसा ऐसा नहीं, नहीं मैं है। तो बिल्कुल मानता हूँ क्योंकि मेरा तो ये मानना है कि कविता होती है या नहीं होती है, और जो मेरे ख्याल से वो ही इज़ वन स्टेप मोर, मतलब वो एक कदम हुँ, और आगे हैं कविताई से, क्योंकि वो क्या करते हैं कि कविता को अ, उतने ही अच्छे संगीत में बिठा देना, या उस अच्छे संगीत में एक कविता को बिठा देना। और जो कि लफ्ज़ों और उस लफ्ज़ों को प्यार से कि वो टूटे ना, उनके हाँ, मान वो लो माला बिखर जो ना जाए, पिरोते हैं उसको इतने अच्छे से बिखर ना जाए, मोतियों बिखर को ना उसी जगह कहाँ पे कौन-सा मोती कहाँ पे फिट बैठेगा, उस तरीके से वो एक बिल्कुल। क्राफ्टमैनशिप है उनकी, वो जो उनकी जो आर्ट है। तो भले ही वो उसको अपने आप को कवि ना माने, बल्कि मैं तो उनको एक कवि से एक आगे और मानता हुँ। हूँ। तो ये तो बात हो गई इस गाने की। अ, अब आपने मुझसे पूछा, मैं आपसे पूछता हूँ कि आपके ज़हन में सबसे पहला कौन-सा गाना आता है जब आपको लगा कि यार ये कौन लिरिसिस्ट है या कौन गीतकार है? आई थिंक वो सेम टाइम फ्रेम है, प्रोबेबली 2013-14। आई मैं थोड़ा उसमें रॉन्ग हो सकती हूँ, लेकिन गाना मुझे याद है। गाना ये था कि मुझे एक हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने एक गाना बताया था, उड़ान फ़िल्म का गाना था आज़ादियाँ। तो आज़ादियाँ। हाँ, आज भी बजता है वो। आज भी बजता है। तो वो जो गाना है, वो उसका जो एक बहाव है गाने का, वो मुझे गाना अच्छा लगा, लिरिक्स तो अच्छी अच्छी लगी, तो फिर मैंने गूगल किया कि भई ये किसने लिखा है। तो उनका नाम पता चला, अमिताभ भट्टाचार्य। तब मुझे पता चला उन्होंने और भी गाने लिखे हैं, जैसे इमोशनल अत्याचार जो देव डी में है। उनका और एक्चुअली यहाँ पे मैं थोड़ा-सा आपको स्टॉप करूँगा कि उनको जी, जो पहचाना गया है, जी, उनको पहचाना गया है देव डी से ही। वहाँ जी। से उनके काम को शायद नोटिस किया इंडस्ट्री ने। खैर क्योंकि वो एनीवे, आए तो सिंगर के रूप में हाँ, ही थे। आए थे वो सिंगर बनने लखनऊ से, उसमें भी थोड़ी-सी हम चर्चा करेंगे। लेकिन हाँ, आप कंटिन्यू करें। तो सो वो गाने से शुरुआत हुई थी, क्योंकि उनकी उसकी कुछ पंक्तियाँ कि म्यूज़िकली ऑल्सो इट्स सो ब्यूटीफुल। अमित त्रिवेदी का संगीत है। वो मूवी भी वेरी क्लोज़ टू माय हार्ट। अम, लेकिन अगेन अमिताभ जी की बात चल रही है, तो उसकी जो कुछ बड़ी ही अनयूजुअल इमेजरी है, जो मुझे लगी उस समय, कि सुबह की किरणों को रोके जो सलाखें हैं कहाँ? जो ख़यालों पे पहरे डाले वो आँखें हैं कहाँ? हाँ, पर खुलने की देरी है, परिंदे उड़ के झूमेंगे, आसमाँ, आसमाँ, आसमाँ। और जो उनकी एक उनका एक थॉट है जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, उन्होंने 2 गानों में वो यूज़ किया है कि कहानी ख़त्म है या शुरुआत होने को है। है ना? वो हम जो जावेद साहब ने भी स्वदेश में कहा कि ये जो दोराहा है ना? ये जो स्वदेश गाना का जो टाइटल सॉन्ग है उसमें भी, कि ये दोराहे ज़िंदगी के आते हैं, तो उसमें आप उसको 2 तरीके से देख सकते हो, है ना? जैसे हम लोग ब्लैक होल को 2 तरीके से देख सकते हैं कि या तो इसमें सारा मास खत्म हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ से इसमें शुरुआत भी तो है ना जीवन की। तो हुँ, कहानी खत्म है या शुरुआत होने को है, सुबह नई है ये या फिर रात होने को है। होने को है, तो वाह! जो सुबह का वो कहते हैं ना, बिल्कुल अम जब सुबह जस्ट होने को है, तो वो जो है ना, उस समय पता नहीं होता, अंधेरा भी है हल्का-सा, हल्की-सी हाँ, सुबह कि की ये भी रात आ रोशनी है। रही है या जा रही है। सुबह हो रही है। ये तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट है कि ये कहानी खत्म है या शुरुआत होने को है, सुबह नई है या फिर रात होने को रात है। होने को है, हाँ, तो आने वाला वक़्त देगा पनाहें या फिर से मिलेंगे 2 राहें, क्या खबर क्या पता। क्या पता। तो ये मुझे I like this whole thing. He's not offering solutions, but he is also saying that it could be anything. अब तुम हुँ, देखो क्या होगा. It will only be revealed in future. और उस कैरेक्टर की बात ये है कि उसमें अपनी उनकी कलाकारी तो है, उनकी शब्दकारी तो है, लफ्ज़ों को पिरोया है, उसे नकाशा है या उसकी एक अच्छी एम्ब्रॉयडरी की है, लेकिन बात वो नहीं है। बात ये है कि ये आपके कैरेक्टर की कहानी से जुड़ता है, उसकी जीवन के किस मोड़ पे आता है और कहानी को आगे कैसे लेके जाता है। क्योंकि गीत का काम ये ज़रूर है कि एक अच्छे गीतकार का काम है कि कहानी से जुड़े रहें।
एक अच्छे संगीतकार का भी यही काम है। उसका एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल गाइड फ़िल्म के आप कोई भी गाना उठा लें, वो कहानी को आगे ले जाता है। शैलेंद्र जी के गाने। तो यही एक गीतकार की एक अच्छी पहचान है कि क्या वो कहानी को आगे ले जाता है। जैसे जग्गा जासूस में अमिताभ का गाना है कि सब चले गए, सब खाना खा के दारू पी के चले गए। आप उस गाने को अगर सेपरेटली देखेंगे तो यू विल फील व्हाट इज़ देयर इन दिस सॉन्ग, क्या ऐसा क्या, ठीक है, चले गए। लेकिन जब आप उस कैरेक्टर को समझते हैं कि ये कैरेक्टर ऐसा है कि जो स्टैमर करता है, तो उसे जो बात करनी है वो लिरिकली जब करता है, तब वो स्टैमर नहीं करता। जो काफ़ी लोग स्टैमर करते हैं, उनके लिए ना व्हेन दे सिंग सॉन्ग्स इट्स ईज़ियर, दे दे डोंट स्टैमर। सो वो कैरेक्टर ऐसा है, जगह ऐसा है, तो उसे जो भी बात कहनी है वो लिरिकली अच्छे से कह देता है। तो उस कहानी में उस किरदार के लिए वो बहुत सुंदर गाना है। तो वो एक बहुत अच्छी क्वालिटी है एक अच्छे गीतकार की कि वो किरदार की कहानी और संगीत के साथ भी जोड़ना है। तो मैं आपकी बात 100% उससे एग्री करती हूँ कि इन्हें थोड़ा हम कवि से थोड़ा ऊपर ले जा सकते हैं। हमारी नज़रों में तो डेफ़िनिटली है। सो वो पहला गाना कमिंग बैक टू मेरा भी लंबा हो गया जवाब थोड़ा। Coming back to Udaan and coming back to Azadiyan. So that was the first time I listened. I came to know about Amitabh Bhattacharya, and then there were other songs. You know, I have favorites. Sometimes they keep changing, but I do have favorites. जैसे आपने कहा कि अभी मुझ में कहीं मेरे लिए एक एल्बम है जो व्हेनेवर आई फील कि मुझे इंस्पिरेशन की ज़रूरत है लिखने की, तो मैं उस एल्बम की ओर चली जाती हूँ और उस एल्बम का बिफोर नाम सुनैना यू गो टू देयर, थोड़ी सी बात जग्गा जासूस की कर लेते हैं। चलो कर लेते हैं। हाँ। मुझे इतना अफ़सोस है कि ये मूवी चली नहीं। जबकि अगर आप सिनेमा लवर हैं, हुँ, हुँ। अ, उसके उस मूवी का एक-एक एलिमेंट, यहाँ तक कि शायद मैंने कहीं ऋषि कपूर साहब का भी इंटरव्यू देखा था कि उन्होंने, आई थिंक ही वाज़ एंग्री कि रणवीर ने वो मूवी क्यों की, अ, या उसका कुछ और ही कंट्रोवर्सी थी, बट कहने का मतलब ये है कि इन जनरल एक नोशन ये है कि वो मूवी लोगों को नहीं पसंद आई, पता नहीं क्यों नहीं पसंद आई। उस मूवी की जो सिनेमैटिक वैल्यू है, जो सिनेमैटिक कोशंट है उस मूवी का इतना हाई है कि शायद ये इस जनता की बदकिस्मती है कि वो उस मूवी को महसूस नहीं कर पाए। आप देखें कि मैं उस मूवी को एक्चुअली हीर रांझा से कंपेयर करता हूँ, राजकुमार साहब की। और कारण उसके पीछे यही है कि अ, जो वो जो मूवी थी हीर रांझा, उस पूरी मूवी में डायलॉग्स नहीं है, उस पूरी मूवी में पोएट्री है। हाँ। अ, कैफ़ी आज़मी साहब की शायद इफ आई एम हाँ, नॉट मिस्टेकन, है ना? मुझे याद नहीं है लेकिन शायद कैफ़ी याद, तो उसमें पूरी मूवी में वो पोएट्री है। आप हुँ, उसमें आप हुँ। एफर्ट देखें कितना गया होगा फ़िल्म मेकर्स का, कि कैसे उन्होंने शायरी को फिट किया होगा स्क्रीन प्ले में। और जग्गा जासूस की भी यही कहानी है कि उन्होंने वो कैरेक्टर बनाया, शायद आज के ज़माने में सिर्फ लिरिक्स बेस्ड मूवी बनाने की हिम्मत शायद अनुराग बासु नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने उस वजह से उन्होंने एक कैरेक्टर ऐसा डेवलप किया कि जो स्टैमर करता है, और ये सब लोग जानते हैं कि जो लोग हकलाते हैं या जो स्टैमर करते हैं, वो गाना गाते समय बिल्कुल उनके नहीं, साथ ऐसा हाँ। नहीं होता है। हुँ, हुँ, तो उन्होंने वो कैरेक्टर डेवलप किया और इतनी खूबसूरती से वो कैरेक्टर अपना निखार लाता है। और उसका पूरी मूवी का जो पिक्चराइजेशन है, और उसमें सबसे जो गोल्डन बात है अमिताभ भट्टाचार्य के लिरिक्स एक एक गाने के। और मेरे ख्याल से जो उनके डायलॉग्स भी हैं, बहुत सारे रणवीर के डायलॉग्स आर लाइक लिरिकल डायलॉग्स। तो अब मुझे उतनी जानकारी नहीं है कि वो भी जो लिरिक्स थे वो भी अमिताभ ने लिखे हैं या वो उसका डायलॉग राइटर ने शेयर्ड लिखे। राइट, उसकी शेयर्ड लिरिक्स क्रेडिट्स हैं एंड आई हैड आस्क्ड अमिताभ व्हेन आई आस्क्ड टॉक टू हिम सम टाइम बैक, क्योंकि उसमें जो लिरिकल डायलॉग्स हैं रणवीर के, वो अमिताभ जी ने लिखे हैं और बाकी वाह, डायलॉग्स कुछ और लोग ने लिखे हैं। उसमें राइटिंग के प्रोसेस में देयर वर मेनी पीपल दैट वर इन्वॉल्व्ड एंड आई एम सो आई हैप्पी कैन कि नॉट आप इमेजिन कि वो जो रूम होगा जिस वक्त वो डेवलप कर रहे हाँ, होंगे,
क्या होगा वो? क्या आई होता वुड होगा आई वुड क्या? गिव एनीथिंग टू बी ऑन द फ्लाई ऑन द वॉल एंड जस्ट बी आई विश प्रेजेंट कि देयर। कभी अमिताभ से बात हो उस बारे में और हम वो अपने सुनने वालों के सामने लेके आए कि क्या वो प्रोसेस रहा होगा जब उन्होंने जग्गा जासूस के लिरिकल डायलॉग्स और उसके गाने लिखे होंगे उस रूम जी, में लोगों के साथ बैठ के कैसे डेवलप किया होगा. I राइट। find Anurag Basu या, a राइट। very intelligent director. दिस मूवी सो कमिंग टू दिस मूवी व्हेन आई सॉ दिस मूवी, मुझे ये मूवी इतनी अच्छी लगी और मुझे लेकिन वो ऐसा हुआ कि जब मैं वो थिएटर से बाहर आई और बाकी लोगों से पूछा, तो आई फेल्ट लाइक आई वाज़ वेरी अलोन। क्योंकि मैंने वो मेरे होता है. सोशल मीडिया पे डाला भी था कि आई रियली लाइक दिस फिल्म एंड लोगों ने मुझे ये बोला, ओह माय गॉड दिस एक्चुअली क्वालिफाइज यू टू बी अनफ्रेंडेड, नो इन अ जोक, इट वाज़ अ जोक। Yeah. बट मेरा जो फ्रेंड्स का ग्रुप है, जो लोगों को मैं जानती हूँ, उसमें मैं मुझे लगता है तुम और एक और हमारे फ्रेंड है खालिद, पुणे में रहते हैं। तो आई ओनली नो 2 मोर पीपल दैट लाइक दिस मूवी द एज़ मच एज़ आई लाइक दिस मूवी। आई रियली लव दिस मूवी एज़ यू सेड कि बहुत अच्छा आपने एग्ज़ाम्पल दिया, आई हैड नेवर थॉट ऑफ दैट अमेजिंग एग्ज़ाम्पल कि जिस तरह से हीर रांझा उस तरह बनाई गई। उसी तरह इस फ़िल्म को जिस तरह से लिरिकली वो आगे लेके गए, जो कि लोगों को समझ नहीं आ रहा था मैं कि इसीलिए मैं ये दोष जनता को देता हूँ और ऑडियंस को देता हूँ कि उस वक्त की जो ऑडियंस थी उन्होंने हीर रांझा को कहाँ बिठाया. हुँ, अब चूंकि वो एक फोकलोर था, एक स्टोरी थी, शायद उससे भी जोड़ेंगे, लेकिन यहाँ पे भी पता नहीं लोगों ने उसको क्यों नहीं. मैं तो दोष पूरा जनता को दूंगा कि वो अच्छा इतनी उसमें और अच्छी. भी राइट और उसमें और भी सम मूवीज़ एज वेल एंड दे इस ऐसे कई और भी एग्ज़ाम्पल्स आप ले सकते हैं कि तमाशा फ़िल्म का एक गीत है जिसका मैंने देखा है कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम उसका कल्ट फॉलोइंग बहुत है। वैसे मुझे लगता है कि ये फ़िल्म को ना ये एक्चुअली बहुत इंटेलेक्चुअली डिज़ाइन लगी मुझे। इसमें बहुत ऑब्वियसली इमोशनली क्रिएटेड, सो मेनी पीपल पुट सो मच मनी इन दिस राइट? तो ऑब्वियसली दे ऑल बिलीव्ड इन इट एंड उनका बिलीव दिख भी रहा था। पर मुझे लगता है कि इस तरह की फ़िल्म काफ़ी अ, बड़ी यूनिक सी फ़िल्म थी। उसका आपने जो बोला कि प्रोडक्शन वैल्यू, उसका जो माउंटिंग था, वो इतना वास्ट था। उसकी पिक्चराइज़ेशन अच्छा उसमें इतने सारे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स थे कि वो जो सर्कल, रेड सर्कल का कॉन्सेप्ट था, वो उसके पीछे भागते हैं, ढूँढते हैं। सी एक्चुअली दिस मूवी इज़ ऑल्सो लव स्टोरी ऑफ फादर एंड सन, राइट? या. तो अ, इस तरह की लव स्टोरीज़ कहाँ बनती हैं आजकल बताओ? एक तो वो है और ये जो बच्चा है इसको ये स्टैमर करता है, तो उसको ओवरकम करने के लिए वो क्या-क्या करता है। और ये स्टैमर करता है, इसकी डिसेबिलिटी है, लेकिन कहीं पे भी आपको उस कैरेक्टर पे दया नहीं आती है। दिस इज़ नॉट अ कैरेक्टर, ही इज़ वेरी चालू। उसको ही हैज़ फिगर्ड आउट कि मुझे कैसे जीना है, मुझे कैसे अपना काम करवाना है। हम्म. सो वो सब है और फिर सो दोज़ कॉन्सेप्ट्स आर देयर एंड इट्स वेरी नाइसली डन। सो जगह जासूस डिज़र्व्स टू बी सीन अगेन। तो हमारे जो दोस्त हैं, जो हमें सुनते हैं, देखते हैं, तो मैं उन्हें ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि गिव दिस मूवी अनदर चांस, गो एंड सी इट एंड लेट अस नो व्हाट डू यू फील अबाउट दिस फिल्म। तो ये तो मेरे ख्याल से बिफोर वी टर्न इट इनटू अ फिल्म मेकिंग एपिसोड, लेट्स कम बैक टू अमिताभ भट्टाचार्य और उनकी गीतकारी पर. अम, अगला गाना आप शायद एक और किसी गाने की बात कर रही थी जब मैंने आपको बीच में टोका था. अ हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि जो गाना जो एक एल्बम है जिसकी ओर मैं बार-बार जाती हूँ जब मुझे इंस्पिरेशन चाहिए कुछ लिखने के लिए और वो एल्बम है लुटेरा फ़िल्म का। आह, तो लुटेरा फ़िल्म का एक-एक गाना कमाल है। एक-एक गाना खुद में एक मोती है, जो भी जूल आपको पसंद है, हीरा है, जो भी कहना चाहें। अ, उसपे एक-एक गाने पे आप एक एपिसोड कर सकते हैं। इतने सुंदर गीत हैं, उसमें फ़ोक भी है, उसमें थोड़ा-सा आर डी बर्मन का भी एक फ्लेवर है। उसमें किरदारों की कहानी तो है ही। उसमें मुझे जो गाना बहुत पसंद है, वो गाना है शिकायतें मिटने लगी। अमेजिंग सॉन्ग, अमेजिंग सॉन्ग, यस। सो अमेजिंग. वो जो गाना है शिकायतें मिटने लगी, कई कारणों से मेरा उसमें से अगर मुझे एक पिक करना है तो उसके
कई कारण हैं। एक कारण तो ये है कि उसे मेरे दोस्त मोहन कन्नन ने गाया है और मुझे उसकी आवाज़ पसंद है बहुत, थोड़ा-सा बायस भी है। वो है और उससे भी बड़ी बात ये है कि मनीष जैसे हमने थोड़ी देर पहले बात की कि एक गीतकार का काम क्या होता है कि आप कहानी को आगे ले जाएँ या कहानी में एक एडिशनल अ अ, एंगल या एडिशनल कुछ परत खोलें आप उसकी एक, हुँ, जो आपको पता नहीं थे उसके बारे में, कुछ तो आप खोल सकते हैं उसमें। और ये कभी मुझे अगर एक गाना किसी को बताना पड़े कि गाना गीतकार का काम क्या है, तो ये गाने की मैं एग्ज़ाम्पल देती हूँ और वो क्यों मैं दे रही हूँ आपको मैं बताती हूँ। लुटेरा फ़िल्म की स्टोरी क्या है बताइए? लुटेरा फ़िल्म की आई डोंट नो हाउ इफ यू रिमेंबर द स्टोरी। या अ, आई डू। तो दैट गर्ल इज़ एलिंग हुँ। और अंत में वो शायद भाग जाता है, ऐसा कुछ या बीच में ऐसा कुछ है। आई शुरू में वेरी भाग रिमेंबर जाता दैट। है, शुरू हुँ, में भाग जाता है, वो उनको शुरू में लूटता भाग है जाता है, एक्चुअली हाँ। हाँ, ज़मींदार की बेटी है। जब हुँ, उनके अच्छे दिन होता है तो ये वहाँ पे सिम्पैथी लेके प्यार-व्यार जता के उनको लूट के ले जाता है और उससे उनके बहुत बुरे दिन आते हैं। हुँ, फिर एट अ वेरी लेटर पार्ट इन द स्टोरी दे मीट अगेन, ओके व्हाटएवर द रीज़न्स आर। वो लेकिन उस समय बहुत बीमार है, हर फादर इज़ आल्सो नॉट देयर। ये कहानी है। अब उस शी नोज़ ये लुटेरा है, लेकिन अब उसको के साथ कोई उसको हेल्प करने को भी नहीं है। So there are moments where he feels like abandoning her and but somewhere there is a human side to it, maybe he has some emotion attached to it. ये कहानी है ना? तो अब इसी कहानी को 4 लाइन्स में अमिताभ ने कैसे पिरोया है कि है शिकायतें मिटने लगीं, सुबह बेदाग है, ये गाने की शुरुआत है। तो उसका एक अंतरा है कि बताएँ बिन गलतियाँ गिनाएँ, सितारे जब भी सज़ा सुनाएँ, लुटेरों को बागबां बनाए, नसीबों की बात है। कि आपको बताए बिन गलतियाँ गिना दी, ये जो कहते हैं ना कि जब डेस्टिनी आपको मारता है तो आपको पता भी नहीं चलता है। सितारे जब भी सज़ा सुनाए, लुटेरों को बागबां बनाए। तो इसमें लुटेरा है जो अब इसकी मदद कर रहा है। हुँ, नसीबों की बात है, शिकायतें मिटने लगीं, सुबह बेदाग है, सुबह बेदाग है। अमेज़िंग। अम, देखिए ये एक ख़ासियत है अमिताभ भट्टाचार्य की। आपने उसको जिस तरीके से इस गाने को उसका डाइसेक्शन किया है। अगर एक कोई शख़्स जिसको जो पोएट्री से नहीं जुड़ा है या जिसको गीतकारी नहीं पता है, जो क्राफ़्ट नहीं पता है, लेकिन अगर वो सिर्फ़ उस गाने को पढ़ेगा, सुनना एक बात होती है, अगर उस गाने को सिर्फ़ पढ़ेगा ही, वो ऐसे ही उतर जाएगा, वो गाना। और ये चीज़ मैंने शायद हमारा जो साहिर साहब वाला एपिसोड था, वो भी मैंने उस वक़्त भी मैंने ये बात कही थी कि अगर साहिर साहब के आप गानों को पढ़ें, तो वो पढ़ने में ही वो गाना उतर जाता है। और ये चीज़ कहीं न कहीं मुझे अमिताभ के गाने में भी लगती है कि जब आप उन गानों के लिरिक्स को पढ़ते हैं, तो धीरे-धीरे आप अ, में वो गाना उतरता चला जाता है और सुनने में कितना सिंपल और कितना सादा और कितना सीधा लगता है। इस अम एल्बम में आपको कोई गाना है जो यू यू लाइक? वी डोंट हैव टू टॉक अबाउट इट, आई जस्ट वांटेड टू नो कि आपको नहीं, पसंद इसके कोई और सभी गाना है? गाने अच्छे हैं। इसका जो एक गाना सबसे पॉपुलर हुआ था मोंटा रे। तो मोंटा रे मेरा इतना फ़ेवरेट गाना है, इतना फ़ेवरेट गाना है कि मैं क्या बताऊँ मतलब वो उसका उसका एक्चुअली ये अमित त्रिवेदी और अमिताभ भट्टाचार्य का जो कॉम्बिनेशन ये कॉम्बो इज़ सो डेडली। हुँ। अ, इट रिमाइंड्स मी ऑफ आर डी बर्मन एंड गुलज़ार, गुलज़ार उनका जो सेम समय था ना। वो वही है और शंकरा जो इन्होंने लिखा और जो अमित त्रिवेदी ने जो कंपोज़ किया नमो नमो जी शंकरा, हुँ, भोलेनाथ शंकरा केदारनाथ का गाना। हुँ, देखिए मतलब क्या क्या मैजिक क्रिएट किया है और बोलते हैं कि मैं कवि नहीं हूँ या मैं लिख नहीं सकता हूँ। मतलब हुँ, मैं कविता नहीं लिखता हूँ और सोचो कि जब उनको सिचुएशन दी होगी कि ये एक हुँ, बैकग्राउंड में ये गाना चल रहा है एंड दिस गाय इज़ ट्रेकिंग टू केदारनाथ एंड वो जो हुँ, गाना बजा वो एक तरीके से ये आरती है जो उन्होंने लिखी है और हुँ, आज की डेट में बहुत लोग उसको एज़ ए आरती यूज़ करते हैं। अम उसके साथ ही एक गाना और तो मोंटारे सॉरी मैं थोड़ा अरे यार वो मैं थोड़ा भटक गया मोंटारे से मोंटारे में जो इन्होंने अ, अभी ही इज़ अ बंगाली तो उन्होंने वो जो कैमोन बोका मोंटारे जो उन्होंने मोंटारे, हुँ, प्रेज़, बंगाली उन्होंने यूज़ करी है
कितना अच्छा वो बहुत फिट हुआ है उस हुँ। और ये आई थिंक इट्स अ बंगाली शॉर्ट स्टोरी और नो Lutera is no लीव्स Lutera is based on the last leaf. द लास्ट अ, लीफ ओ यस हेनरी की है, ओ हेनरी आई की थिंक उस है। मूवी का बैकग्राउंड आई थिंक इट्स अ बंगाली तो इसलिए उन्होंने वहाँ पे बंगाली वो यूज़ करी है। सोनम किरकिरे की आवाज़ में बहुत अच्छा लगता आह! है वो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत ही अमेज़िंग दैट इज़ अनदर लेवल दैट सॉन्ग। हुँ, करेक्ट। उनका एक गाना जिसके बारे में मैं ज़रूर बात करूँ क्योंकि हम लोग को पास थोड़ा समय का भी अभाव है और जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि समय की हमें इज़्ज़त करनी चाहिए तो इसको इस एपिसोड को अंत करने से पहले आपके पास एक गाना होगा लेकिन मेरे पास एक गाना है जिसके बारे में मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा और यस, गो अहेड। वो है कलंक का अच्छा, जो वाह! टाइटल वाह! सॉन्ग है। बहुत सुंदर। अभी इंडियन आइडल में देख रहा था और उसमें आई थिंक विशाल ने बोला कि अगर उनको इस 2000 के बाद से अगर कोई एक गाना अ, चुनना होगा कि कौन सा गाना है वो कलंक का टाइटल सॉन्ग है। हुँ। उसकी उसका लिरिक्स कुछ याद है तुम्हें? तो उसका एक्चुअली उसकी जो लिरिक्स मुझे थोड़े से याद है और मैं रेफर भी कर लूँगा यहाँ पे मेरे फ़ोन पे। अ, इसकी जो सबसे ख़ासियत मुझे लगती है कि ये गाना जब शुरू होता है ऐसा लगता है कि ये अंतरे से शुरू हो रहा है, राइट? हुँ, हुँ। हवाओं में बहेंगे, घटाओं में रहेंगे, तू बरखा मेरी मैं बादल तेरा, मैं बादल पिया। पिया, हुँ, जो तेरे ना हुए तो किसी के ना रहेंगे, हुँ, दीवानी तू मेरी, मैं तेरा पागल पिया। अब इसमें क्या है, इसमें कहीं पे भी अगर आप इन लाइनों को देखेंगे तो यहाँ पे जो इंटीमेसी है मतलब कि उसमें कोई लाग लपेट नहीं है उसमें कहीं पे भी सही बात है। क्या सही हाँ, है सही क्या बात है। गलत है क्या यस। रिलेशन सही है या गलत है उसकी कहीं उनको दे डोंट केयर ऑल दे टॉकिंग अबाउट कि वो दोनों एक हैं हुँ, ठीक है फिर वो आते हैं कि हजारों में किसी को तकदीर ऐसी मिली है तो अब उसमें देखो उन्होंने रेफरेंस भी किसी का भी दे हुँ, सकते थे हुँ, रेफरेंस वो लैला मजनू का भी दे सकते थे श्री फरहाद का भी दे सकते थे और लेकिन उन्होंने रेफरेंस इस गाने में हीर रांझा का दिया है हुँ। हजारों में किसी को तकदीर ऐसी मिली है एक रांझा और हीर जैसी तो ऐसी रांझा और हीर की अगर आप कहानी सुनेंगे तो उसमें एक अगर एक मोरालिटी की नज़रों से देखा जाए तो वो एक लेवल थोड़ा सा नीचे है मतलब अगर आप उस बहुत क्रिटिकल होके उसको देखें और वो रेफरेंस इन्होंने तो जिन्होंने मूवी देखी है उनको समझ में आएगा कि उसने हीर रांझा का रेफरेंस इस गाने हुँ, में क्यों दिया है न जाने ये जमाना क्यों चाहे रे मिटाना हुँ, कलंक नहीं इश्क है हुँ। काजल पिया काजल पिया, वाह! तो अब यहाँ पे जो बात उन्होंने यही कही है कि यार ये जो हमारा तुम्हारा इश्क है ये हुँ, लोगों को कलंक लगता है लेकिन बेसिकली वो उसको समझा रहा है हुँ, कि ये काजल है ये हुँ। हमारी जो अब शोभा सोल है बढ़ाता उसकी है। हाँ, खूबसूरती को सो बढ़ा रहा है ना कि वो कलंक लगा रहा है ये गाना उतना ही अच्छा कंपोज किया गया है हुँ, हुँ। और अच्छा ऑब्वियसली काजल देखो का रेफ़रेंस कंपोजिशन यहाँ आई होगी हम पहले इनके अमिताभ पास हाँ, काजल का रेफ़रेंस हम अमिताभ से पूछेंगे कभी कि काजल क्यों कहा उन्होंने इश्क को यहाँ पे, पर उसके मुझे जो एक लगा कि एक तो आपने कहा कि उसकी देखने की आपकी नज़र की वो एक शोभा बढ़ाता है। ये भी है हो सकता है कि नज़र ना लगे उसके लिए भी काजल इस्तेमाल किया जाता है, तो वो भी है। पर उसको काला है तो उसको कलंक ना समझें, ये भी एक हो सकता है। हाँ, मतलब मैंने उसको जो इंटरप्रेट किया है वो यही है कि ये कलंक नहीं है, ये एक्चुअली हमारी सोल की को ब्यूटीफाई कर रहा है। लेकिन बिल्कुल। जो आपका इंटरप्रिटेशन है कि ये हमारे ये इससे हमारे इश्क को नज़र नहीं लगेगी, भले ही वो ज़माना उसको कलंक कलंक बोलता है, है। कलंक है। हाँ, तो हाँ। ये गाना बहुत ही अच्छा अमिताभ ने लिखा है और मतलब कभी अ कुछ-कुछ गाने ऐसे होते हैं कि ऐसा लगता है कि यार ये गीतकार के हाथ चूम लो। हाँ, तो हाँ। ये उनका हाथ मुझे चूमने तो वाला कुछ गाना है। गाने बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अमिताभ ने कहा था कि उन्होंने और भी 2 अंतरे लिखे थे जो फ़िल्म में नहीं आए, तो हम कभी उनसे पूछेंगे कि हमें वो अंतरे जी हाँ, क्या है अरे वो तो बताएँ। अम, ज़रूर कुछ-कुछ गानों से लगता है कि ईर्ष्या होती है कि हाय!
काश मैंने लिखे होते यार इतना अच्छा कैसे लिख दिया उस तरह से। सो आई एम प्रोबेबली श्योर इनको भी ऐसे इंस्पिरेशंस मिलते होंगे। आई एम श्योर इनको भी जब ये इरशाद कामिल के सुनते होंगे तो उनको भी लगता होगा कि काश ये या रॉकस्टार के गाने कैसर मैंने लिखे होते। हाँ, या फिर कौसर मुनीर उनके कुछ गाने इतने सुंदर हैं लगता है कि हाय मेरे कलम से निकले होते तो कितने अच्छे होते। इन अ गुड वे यू फील लाइक कि वाह! क्या बात है। मैं जो गाने से इस एपिसोड का अंत करना चाहती थी कि अम, केसरिया तेरा इश्क है पिया, जो इतना पॉपुलर है और सुंदर है विजुअली भी सुंदर है। उसके जो कुछ फ्रेज़ेज़ मुझे बहुत अच्छे लगे अमिताभ ने लिखे हैं कि अगेन आई एम कमिंग बैक टू वेयर आई स्टार्टेड कि बहुत दिनों बाद कुछ वर्ड्स वो लेके आते हैं और फिर आप सोचते हैं गाने में कैसे आप सोचिए लोग कहते हैं कि ईज़ी बनाओ, जो कान को ईज़ी हो, जो ये ईज़ी वर्ड्स यूज़ करो, लेकिन फिर भी उसमें भी कुछ लेके आना ये बड़ी बात है। हुँ, इस गाने में आपको दिखेगी कि रब्बा ने तुझको बनाने में कर दी है हुस्न की खाली तिजोरियाँ। काजल की स्याही से लिखी है तूने जाने कितनों की लव स्टोरी है। लव स्टोरियाँ। एक तो लव स्टोरियाँ वो उसको उस तरह से लाना जो हम लोग यूज़ करते हैं ना लव स्टोरी है बोलचाल में, बिल्कुल उस आम तरह से, बोलचाल की भाषा है। है ना? और तिजोरियाँ ये शब्द को लेके आना, जैसे संदूकों में वो शब्द को लेके आना। उनका एक है मेरे ख़्याल से टू स्टेट का एक गाना है जिसमें एक फ्रेज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगती है कि दिन दरिया रात जंजीरें लग देने। तो दिन दरियाओं की तरह बह रहे हैं, इतने बिज़ी हैं, इतने काम में उलझे हुए हैं, लेकिन रात को हम आइलैंड्स की तरह अकेले रहते हैं। और अगर आप उस मूवी में वो गाना कहाँ पे आता है और किरदार की कहानी अ, आपको समझ आएगी। पर कितना अच्छा है यार देखिए दिन ऐसे जैसे दरिया बह रहे हैं और रात जैसे कि हम अलग-अलग जज़ीरे हैं, अलग-अलग आइलैंड्स हैं, अकेले हैं। तो उस तरह का थॉट, उस तरह का फ्रेज़ लेके आना, उस तरह का मेटाफोरिकली उसमें उसको और अच्छा अ, एलिवेट करना उसको, हुँ, ये बड़ी बात है। तो अमिताभ जी पे तो कितने ही एपिसोड्स हो सकते हैं। बट आज मैं अ, यहीं पे मेरी बात तो यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगी कि रब्बा ने तुझको बनाने में कर दी है शब्दों की खाली खाली तिजोरियाँ। तिजोरियाँ। बिफोर वी एंड इट थोड़ा-सा जो हमको शुरुआत में आई थिंक हम इतना रॉ में बह गए, तो शुरुआत में हमें जो बोलना चाहिए था वो मैं भी बोल देता हूँ कि अमिताभ भट्टाचार्य साहब आई थिंक इन्होंने ये लखनऊ में पले-बड़े हैं। लखनऊ से इन्होंने अपनी एजुकेशन करी लखनऊ यूनिवर्सिटी में। जिस वक़्त एक्चुअली मेरा आना-जाना होता था लखनऊ यूनिवर्सिटी में उस वक़्त ये वहाँ पढ़ रहे होंगे। और उसके बाद ये मुंबई आए थे सिंगर बनने के लिए, काफ़ी साल इन्होंने स्ट्रगल किया और फाइनली फ्रस्ट्रेट होके इन्होंने जिंगल्स लिखने शुरू किए और शायद कहीं न कहीं पैसों की भी ज़रूरत रही होगी और वो जिंगल लिखते-लिखते आई थिंक ये अमित त्रिवेदी साहब से टकराए और फिर इनकी मुलाकात अनुराग कश्यप से उन्होंने करवाई और देवडी उस वक़्त बन रही थी और देवडी के हुँ, गाने इन्होंने लिखे और रातों रात इमोशनल अत्याचार से ये फेमस हुए और फिर फेमस है। ही नेवर लुक बैक। तो हुँ। ये एक छोटा-सा उनका बायो था जो हमको शायद शुरू में देना चाहिए था। लेकिन अगेन अगर खुदा ना खास्ता अगर अमिताभ भट्टाचार्य साहब ये एपिसोड देख पाए और अगर आप ये उनको भेज पाएँ, उनसे शेयर कर पाएँ तो आई थिंक वी वुड लाइक टू थैंक हिम कि हमको इतने खूबसूरत गीत देने के लिए एक जब ऐसे गानों की बाढ़ आती है जहाँ पे आपको आपका फोकस सिर्फ म्यूज़िक होता है और उसमें लिरिक्स कहीं खो जाते हैं और फिर ऐसे गाने आना जहाँ पर इतने खूबसूरत लिरिक्स उसके साथ इतना अच्छा संगीत, हुँ, तो बस लगता है कि अब हमारे प्लेलिस्ट पे यही गाने बैठे हैं प्रति। तो इसी के साथ हम इस एपिसोड को यहाँ पे ख़त्म करते हैं और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ, ये जो यूट्यूब का जो दरिया है इसमें ये जो हम 2-3 बूँदें इधर-उधर डालते हैं, अगर इनसे कुछ भी फ़र्क पड़ रहा है, अगर आपको लगता है कि दे मेक वैल्यूज़ तो प्लीज़ हमको सब्सक्राइब करिए, हमको लाइक करिए, शेयर करिए और अगली बार हम फिर मिलेंगे किसी एक और कलाकार के साथ या उनकी बातों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।